अशोक गहलोत के राज में सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा निकालकर अच्छा मुद्दा उठाया था आरपीएससी के पुनर्गठन का। क्योंकि सचिन पायलट को इस बात की भनक लग चुकी थी कि आरपीएससी के अंदर बड़े स्तर पर घोटाला किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, मुद्दे को दबा दिया गया। लेकिन अब आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने ईडी के सामने जो पिटारा खोला है, ऐसा पिटारा खोला है कि इसमें बड़े बड़े नेता भी नपने वाले हैं। अब आप बताइए, अशोक गहलोत के राज में राजस्थान के बेरोजगार नौजवान किस तरीके से खूनों के आंसू रोए होंगे, किस तरीके से उनके सपनों के साथ सौदा किया गया अशोक गहलोत सरकार में। बाबूलाल कटारा ने कह दिया कि मैं तो 1,20,00,000 रुपए देकर आरपीएससी का सदस्य बना था। अब आप सोचिए, जो आरपीएससी राजस्थान को अधिकारी देती है, जो आरपीएस और आरएएस देती है, अगर उसी के अंदर सदस्य पैसों से बनाए जाएंगे तो फिर नौजवानों के साथ कितना न्याय और कितना अन्याय होगा। अब अगर अशोक गहलोत के ऊपर एक्शन लेती है और पूछताछ करती है राजस्थान की भजनलाल सरकार, तो फिर ये मुश्किलें अशोक गहलोत की और कई कांग्रेस नेताओं की बढ़ सकती है। लेकिन क्या कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि बाबूलाल कटारा ने तो सारा पिटारा खोल दिया है। लेकिन उसके अलावा राजेंद्र सिंह गुड़ा ने भी उसी मंच से, सचिन पायलट के उस मंच से जनसंघर्ष यात्रा के दौरान जयपुर में यह कहा था कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर ईमानदारी का बीज खत्म हो रहा है, और जब किसी राज्य का राजा ही अगर इस तरह करेगा तो फिर जनता तो भगवान भरोसे है। और ऐसा लग भी रहा है कि राजेंद्र गुड़ा की वो बात सच थी। क्योंकि आपने देखा होगा, रेवंत राम डांगा, रितु बनावत, अनीता जाटव और जयकृष्ण पटेल, ये 4 ऐसे विधायक हैं जो 2023 के बाद बीजेपी सरकार के अंदर एक के बाद एक लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। और इसी को लेकर मदन राठौड़ ने एक बड़ा बयान फिर से दे डाला। कभी तो मदन राठौड़ इस तरह की बात करते हैं, लगता है कि शायद कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता है जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने बयान दिया और कहा कि देखिए भैया, हमारा वाला जो है वो तो साजिश के तहत एक नाटक के अंदर फंसा है, एक स्ट्रिंग के अंदर फंसा है। लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी के जयकृष्ण पटेल तो देखिए खुलेआम रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनकी सरकार है। अब देखिए, रेवंत राम डांगा बचेंगे या फिर जाएंगे, क्योंकि नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल का खौफ है और गौरी नागौरी तो ये मानकर चल रही है कि भैया उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पहले से ही कह दिया है कि मैं बीजेपी से टिकट लूंगी और मैं यहां से चुनाव लड़ूंगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल रेवंत राम डांगा पर गाज गिरने वाली है। क्योंकि इस षड्यंत्र के अंदर न सिर्फ बीजेपी का विधायक, बल्कि एक बीजेपी, एक कांग्रेस, एक भारतीय आदिवासी पार्टी और एक निर्दलीय रितु बनावत भी हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रेवंत राम डांगा को अनुशासन समिति से भी कारण बताओ नोटिस दे दिया है, और ये नोटिस बताता है कि पार्टी रेवंत राम डांगा के जवाब से संतुष्ट नहीं है। नरेश मीणा ने 2025 की बीती साल को लेकर कुछ भावुक शब्द ऐसे बोले। उन्होंने कहा कि 8-9 महीने तो मैं जेल के अंदर रह लिया, इसलिए जनता के बीच आने का मुझे समय नहीं मिल पाया, लेकिन लगातार मैं कोशिश करूंगा जनता के बीच रहने की। नरेश मीणा की उन बातों ने मुझे भी बड़ा भावुक कर दिया, क्योंकि देवली उनियारा के उस चुनाव के बाद लगातार 8 महीने सलाखों के पीछे नरेश मीणा को रहना पड़ा था। लेकिन 2026 की ये साल सभी के जीवन में खुशहाली लाए, और इन सभी खबरों पर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये 2026 की बड़ी खबरें हैं। जो भी आज मैं बात करूंगा, चाहे वो रेवंत राम डांगा और तमाम जो विधायक इस षड्यंत्र के अंदर फंसे हैं, स्ट्रिंग के अंदर फंसे हैं, उनको लेकर, और एक सबसे बड़ी खबर जो आने वाले 2026 ही नहीं 2028 तक असर डालने वाली है, कि बाबूलाल कटारा ने जो पिटारा खोला है अशोक गहलोत राज के, और जो ये कहा है कि 1,20,00,000 रुपए में खोड़निया ने उन्हें आरपीएससी का सदस्य बनाया था, ये गहलोत राज के कई राज खोल सकते हैं। और अगर 2018 वाली आरएस भर्ती को लेकर भी अगर जांच करवाई जाए, तो फिर उसमें भी 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती की तरह बड़ा गड़बड़झाला मिल सकता है। सभी खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासोटा। आप एक बात बताइए, गांव देहात के बच्चे शहरों में बड़े सपने संजो कर आते हैं, और कितनी मुश्किलों के बावजूद वो अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता
कि उनके सपनों के साथ कोई सौदागर पहले से ही सौदा करने के लिए बैठा हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अशोक गहलोत के राज में जिन जिन भर्तियों के अंदर ये भ्रष्टाचार हुआ, धांधली हुई, उसी के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी। और अगर बीजेपी सरकार पेपर लीक के मामले को लेकर सत्ता में आई और अगर इसमें जांच करवाकर दोषियों को अगर सलाखों के पीछे नहीं भेजेगी तो फिर ये राजस्थान की जनता बीजेपी से भी इस बात का हिसाब किताब मांगेगी। अब बड़ी खबर यही है कि आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा और रामराम राय का इन दोनों को पकड़ा, इन दोनों को सलाखों के पीछे भेजा, लेकिन ईडी के सामने तोते की तरह सब कुछ बाबूलाल कटारा ने उगल दिया। उन्होंने कह दिया कि देवेंद्र खोड़निया जो तत्कालीन जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्हीं को 1 करोड़ 20 लाख रुपए देकर मैं आरपीएससी का सदस्य बना हूं। अब आप सोचिए जो आरपीएस से संस्था राजस्थान को आरपीएस देती है, आरएस देती है, और यही सदस्य लोग जो बैठे हैं वो उनके इंटरव्यू वगैरह में बहुत कुछ हेल्प भी करते हैं, ऐसा भी इन्होंने कबूला है। बाबूलाल कटारा ने तो ये तक कहा है कि आरएस 2018 की भर्ती में भी हमने इंटरव्यू में बहुत मदद की है। अगर ये लोग पैसों से चुन कर अगर अपने लोगों की और पैसे देने वालों की अगर मदद करेंगे तो फिर राजस्थान का नौजवान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर होगा। अब जिस तरीके से बाबूलाल कटारा ने यह खुलासा किया है, अशोक गहलोत के पीएसओ के पास पेपर पहुंच जाता है, अशोक गहलोत को भनक तक नहीं लगती। अशोक गहलोत आरपीएससी के सदस्य नियुक्त करते हैं, देवेंद्र खोड़निया 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले लेता है आरपीएससी का सदस्य बनाने के लिए और अशोक गहलोत को पता नहीं चलता। अशोक गहलोत एक ऑडियो नेताओं को बदनाम कराने के लिए तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा से वायरल करवा देते हैं। इस बात की भी गहलोत साहब को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो ऑडियो जो लोकेश शर्मा ने वायरल किया है वो इस बात की पुष्टि करता है कि गहलोत राज में क्या कुछ हुआ होगा। अब बचा कुचा जो पिटारा है वो बाबूलाल कटारा ने खोल दिया है। लेकिन हम भी राजस्थान की भजनलाल सरकार से यह आग्रह करेंगे कि जिस पेपर लीक के मुद्दे को लेकर नौजवानों ने उनको बम्पर वोटिंग की है, इस भरोसे के साथ कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो फिर हमारे सपनों के साथ सौदाबाजी नहीं करेगी, लेकिन जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के अंदर उन बच्चों के सपनों के साथ सौदागरी की है वो बचने नहीं चाहिए। ये उम्मीद भी राजस्थान की जनता भजनलाल सरकार से लगा कर बैठी है और इसमें अगर बड़े बड़े मगरमच्छ भी सामने आते हैं तो वो भी किसी भी सूरत में बचने नहीं चाहिए। लेकिन अब सवाल राजेंद्र सिंह गुढ़ा की उस बात से जो उन्होंने कहा था कि राजस्थान की विधानसभा में तो ईमानदारी का बीज खत्म हो रहा है। रेवंत राम डांगा ने पहले अपनी पार्टी के नोटिस का जवाब दिया, पार्टी संतुष्ट नहीं हुई और उसके बाद पार्टी ने यह मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया कि भैया हम तो संतुष्ट है नहीं, अब अनुशासन समिति देख लेगी अपने आप कि किसने क्या किया है और क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई रेवंत राम डांगा के ऊपर करनी है। अब इस बात को लेकर मदन राठौड़ ने जो बयान दिया था तो राजस्थान की जनता ऐसा सोच कर बैठी थी कि इन चारों विधायकों के ऊपर, 3 जो दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के अंदर फंसे हैं, इनके ऊपर जांच होगी और उसके अलावा जयकिशन पटेल जो एसीबी के हत्थे चढ़े हैं, इन चारों विधायकों की विदाई की जा सकती है। अब इस मामले को लेकर 5 और 6 जनवरी का इंतजार है क्योंकि 5 और 6 जनवरी को विधानसभा की सदाचार समिति के सामने इन विधायकों को पेश होना है और साथ में जो पहले एसीबी के हत्थे चढ़े थे भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जयकिशन पटेल, उनको भी विधानसभा की सदाचार समिति है उसके सामने पेश होना है। और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक कमेटी गठित कर रखी है, वो लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। सचिव और डीजीपी लेवल की कमेटी है, तो उससे तो अब हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो अगर सही मायने में कार्रवाई हुई और जिस तरीके से पार्टी ये मानकर बैठी है कि उनके जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया है, तो ये मानकर चलें कि आने वाले समय में यानी 2026 में इन चारों विधायकों पर कोई बड़ी गाज राजस्थान के अंदर गिर सकती है और अगर इनकी सदस्यता खत्म होती है तो फिर से राजस्थान में उपचुनाव हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच मदन राठौड़ ने एक ऐसा बयान दे दिया कि दूसरी पार्टी वाले, निर्दलीय कांग्रेस वाले भी तो फंसे हैं। जयकिशन पटेल तो खुलेआम रिश्वत ले रहा था, वो फंसा है। हमारे वाले को तो एक नाटक के अंदर फंसाया गया है। तो अब लोग कह रहे हैं कि रेवंत राम डांगा बच भी सकते हैं क्योंकि लोग लगातार नववर्ष की उन्हें बधाइयां दे रहे थे और शायद उन बधाइयों में ये बधाई भी छिपी हुई थी कि अब रेवंत राम डांगा जी बच गए। लेकिन जिसने भी गुनाह किया है, अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आज नहीं तो कल
जो आपने किया है वो निश्चित तौर पर आपको भुगतना पड़ेगा। और अगर इन चारों विधायकों में से किसी ने भी गड़बड़ की है तो फिर निश्चित तौर पर उनके ऊपर गाज गिरेगी, क्योंकि जब बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा जो अंता की सीट से विधायक बनते हैं और 20 वर्ष पुराने मामले में जब आज जाकर उन्हें कोर्ट सजा सुनाता है तत्कालीन एसडीएम की कनपटी पर गन तानने के मामले में, और उनकी सदस्यता रद्द होती है, अंता के अंदर फिर से चुनाव होते हैं, तो फिर इनके तो रिकॉर्ड हैं। जयकिशन पटेल रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं और ये तीनों विधायकों में 2 विधायक रिश्वत राशि दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में लेते हुए वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो क्या ये बच जाएंगे क्या, या बचने चाहिए? आप इसको लेकर क्या कहेंगे? अब 2025 का साल निकल चुका है, 2026 के साल की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी को लेकर एक किसान नेता नरेश मीणा ने भी सबको शुभकामनाएं देते हुए ये कहा है कि मैं पिछले वर्ष तो ज्यादातर जेल के अंदर रहा हूं, आप लोगों के बीच में आ नहीं पाया। नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा है, जरा वो वीडियो सुनिए। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए खुशहाली लाए, आप सबके परिवारों में सुख शांति लाए। मेरा ये जो पिछला साल था, ये साल सुख दुख से भरा रहा। साल भर में मैं 7.5 महीने जेल में रहा। 1 महीना मेरा उपचुनाव अंता में निकला, और आप सब जानते हैं कि बीच में 15 दिन भूख हड़ताल, जनक्रांति यात्रा। मुझे साल भर में केवल कुछ ही दिन मिले, उसमें भी मैंने प्रयास किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहूं। और एक सामाजिक जीवन में हूं, तो सामाजिक जीवन में रहते हुए ये प्रयास रहता है कि हर सुख दुख में लोगों के साथ शामिल रहें, और जो भी इस तरह के गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करें। और आपने देखा होगा, मैंने पिपलोदी वाले मामले में हो, चाहे जमोरा मुड़वा मामला हो, चाहे अंता चुनाव के बाद में जिस तरह से किसानों को समस्याएं आई, खाद को लेकर हो, अन्य समस्याओं को दूर करने का मैंने कोशिश की। आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सबका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे। और मैं विशेष रूप से जो 3 विधानसभा जहां से मैं पिछले 2 साल में चुनाव लड़ा, देवगुनियारा, छबड़ा, अंता, और जो भरपूर प्यार उन लोगों ने मुझे दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करूं, उनके बीच में जाऊं, उनके सुख दुख में शामिल रहूं। लेकिन अभी पिछले दौर भी जब मैंने ये तैयारी की थी कि मैं तीनों विधानसभा में घर घर जाकर लोगों से मिलूंगा, इसी बीच में अंता में जिस तरह की घटना मेरे साथ हुई, हमला हुआ, हमला के बाद में मेरे मुकदमा दर्ज हुआ, और आज 2025 बीतता जा रहा है, 2026 का हम सामने हमारे हैं। उसके बाद भी आज मेरे कई 15 साथी ऐसे हैं जो आज इन्हें मुलजिम बनाया हुआ बिना वजह, जो आज भरारी काट रहे हैं। और पिछले इन दिनों में जब मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो बहुत सारे मेरे साथियों पर मुकदमे लगे, उन्हें कई तरह की प्रताड़ना मिली, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथी ना होपलेस हुए। आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं, पूरी ताकत से खड़े हैं, और मुझे विश्वास है कि वो आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हाड़ौती में एक राजनीतिक परिवर्तन हो, एक व्यवस्था परिवर्तन हो, और किसानों के हाथों में, किसानों के बच्चों के हाथों में हाड़ौती की राजनीति आए। वो लोग, हाड़ौती के लोग राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पर मजबूत हो, ऐसा प्रयास मेरा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले साल में भी जिस तरह 2025 में मेरे जेल में रहते हुए भी, मेरे अनशन पर रहते हुए भी, और जिस तरह का मुझे पूरे साल भर आपका आशीर्वाद प्यार मिला, तो मुझे आने वाले 2026 में आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। मेरे को आपकी कृपा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नव वर्ष की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके घर में सुख शांति आए, आप संपन्न बने, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।